इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 2019 को, जब कोलकाता की रहने वाली 31 वर्षीय पूजा सिंह डे अपने काम से बेंगलुरु आती है। मगर अफसोस कि उन्हें शायद यह तनिक भी अंदेशा नहीं था कि आने वाले 30 तारीख उनके लिए क्या मुसीबत लाने वाली है। तो इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर पूजा सिंह डे के साथ क्या हुआ था। साथ ही इस कहानी को सुनकर हमें यह भी एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी में हमारी एक लापरवाही या फिर एक जल्दीबाजी हमें मौत के उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकती है, जिसके बारे में शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ साल पहले पूजा बतौर मॉडल के रूप में काम किया करती थी, पर जब उसमें कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली तो पूजा इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर देती है। पूजा की शादी के हुए अभी 7 साल बीत चुके थे और दोनों पति पत्नी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत खुश थे। वे दोनों कोलकाता में ही रहते थे। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी निकल रही थी कि तभी पूजा की ज़िंदगी का वो मनहूस दिन आता है जब पूजा को 29 जुलाई 2019 को कलकत्ता से बेंगलुरु के लिए अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। यह इवेंट परपरा ग्रहरा जगह के एक होटल में रखा गया था। तय शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और वहां से एक ओला बुक कर वो अपने होटल तक आती है। जब पूजा उस दिन एयरपोर्ट से होटल जा रही थी, उस दौरान पूजा की बातचीत ओला ड्राइवर से होती है। इस दौरान पूजा को भी यह लगने लगता है कि ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा है और दोनों उस दिन बातें करते हुए होटल पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन पूजा को उस ओला ड्राइवर पर कुछ ही घंटे बात करने मात्र से उस पर इतना विश्वास हो चुका था। वो ड्राइवर से कहती है कि अगर संभव हो तो तुम 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे होटल आ जाना, क्योंकि सुबह में 5 बजे मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ़्लाइट है। लेकिन अफसोस की पूजा यहीं सबसे बड़ी गलती कर देती है। खैर, इधर 1200 रुपये में तय होने के बाद ड्राइवर भी हामी भर देता है और वहाँ से वह चला जाता है। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4:45 पर पूजा अपने पति सुदीप को मैसेज कर यह बताती है कि मैं तय समय पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी, तुम मेरा वहीं वेट करना। अब इधर पूजा के बताए गए समय के मुताबिक पूजा का पति सुदीप उधर एयरपोर्ट पर पूजा का इंतजार करता रहा, मगर घंटों इंतजार के बाद पूजा वहां नहीं आती है। यहां तक शाम हो जाती है, मगर पूजा का कुछ अता पता नहीं था। अब इधर पूजा का पति पूजा के जानने वाले उसके रिश्तेदारों को भी फ़ोन करता है, मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि आखिर पूजा कहाँ है। सुदीप पूजा के दोनों मोबाइल पर भी फ़ोन करता है, मगर उसके दोनों मोबाइल भी बंद आ रहे थे। अब इधर जैसे ही पूजा का पति सुदीप अपने परिवार वालों को पूजा के गुमशुदगी के बारे में बताता है, उसके परिवार वालों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर, अभी पूजा के परिवार वाले और उसका पति इंतजार में लगे हुए ही थे कि तभी पूजा के फ़ोन से पूजा के पति सुदीप के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था, सुदीप, मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जल्द से जल्द आवश्यकता है, इसलिए तुम बिना देर किए मुझे 5 लाख रुपये भेज दो। मगर इधर इन मैसेज को देखकर कहीं ना कहीं सुदीप को शक तो हो चुका था, इसीलिए वो बार बार पूजा को फ़ोन करता है ताकि पूजा से उसकी बात हो सके, मगर फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। खैर, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पूजा का पति सुदीप वापस से मैसेज करके बोला कि अगर तुम्हें सच में ही पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझसे तुम बात करो। मगर इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। यही नहीं, इसके बाद मैसेज का आने का सिलसिला भी अब बंद हो चुका था। अब इधर पैसों के डिमांड से सुदीप के जहन में एक बात तो बैठ चुकी थी कि पूजा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। तमाम तरह की आशंकाएं उसके जहन में चलने लगी थी, इसीलिए वह भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन जाता है और वह पूजा के मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज करवाता है। साथ ही वह पुलिस के सामने उस पैसे के डिमांड वाली मैसेज का जिक्र भी करता है। अब इधर कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर अफसोस कि इस रिपोर्ट पर उनके तरफ से कोई जाँच पड़ताल नहीं की जाती है। यहाँ तक कई दिन गुजर चुके थे, मगर परिवार वालों को पुलिस द्वारा कोई अपडेट नहीं दी गई। इधर कोलकाता में पूजा का परिवार भी अब पूरी तरह से टूट चुका था। अब ना तो उन्हें अपनों पर विश्वास रहा कि वो कुछ कर पाएंगे और ना ही कोलकाता पुलिस पर विश्वास था, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, जैसे उन्हें पूजा से कोई लेना देना ही नहीं हो। खैर, इधर बेंगलुरु पुलिस ने इस केस में जिस तरह से काम किया था वो पूजा और पूजा के कातिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी था। तो हुआ यह कि 31 जुलाई 2019 को कुछ स्थानीय लोग पुलिस वालों को केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक खेत में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। अब इधर जानकारी मिलते हैं बेंगलुरु पुलिस की एक टीम उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है
और जब पुलिस वहां लाश को खेत में देखती है तो लाश पूरी तरह से बर्बर हालत में पड़ी थी। मतलब चेहरा जिससे पुलिस लाश को पहचान सकती थी, उसे देखकर यही लग रहा था कि चेहरा को बुरी तरह से कुचला गया हो, जिससे लाश की पहचान ना हो सके। उस शव के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। खैर, अब लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए लाश के हुलिये की डिटेल सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज की गई मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है, ताकि उस रिपोर्ट में दी गई डिटेल के आधार पर शायद इस लाश की पहचान हो जाए। लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी उस लाश की पहचान नहीं हो पाती है। इधर काफ़ी इंतजार करने के बाद जब लाश की पहचान नहीं होती तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरे सामान के साथ पुलिस की निगरानी में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस शव के पास मिले सभी सामान को भी इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद अंतिम संस्कार से पहले शरीर पर मौजूद टैटू की भी तस्वीरें ले ली जाती हैं, ताकि जांच पड़ताल में काम आ सके। बेंगलुरु पुलिस लाश का अंतिम संस्कार तो जरूर कर चुकी थी, मगर अभी भी पुलिस की यह पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके उस महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जाए और लाश की पहचान की जाए। खैर, इसी कोशिश में पुलिस द्वारा एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों को पता लगाए जाने की कोशिश शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाती। फिर पुलिस महिला के कपड़ों के जरिए पहचान करने की कोशिश करती है। इसमें सबसे पहले पुलिस उस महिला के कपड़ों का ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 साल में उन कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी ग्राहक की डिटेल निकलवाते हैं। मगर यह कोई छोटी बात नहीं थी, पुलिस को इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। खैर, इसके बावजूद बेंगलोर पुलिस कई दिनों तक इस काम में लगी रहती है। इसी दौरान पुलिस को यह खबर मिली कि इस ब्रांड के कुछ कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है। बस क्या था, बेंगलोर पुलिस आगे की छानबीन करने के उद्देश्य से वह बेंगलोर से कोलकाता पहुंच जाती है। अब यहां आकर बेंगलोर पुलिस पिछले कई महीने पहले कोलकाता में दर्ज की गई सभी थानों से मिसिंग रिपोर्ट मंगवाती है। सभी मिसिंग रिपोर्ट को पढ़ने के बाद न्यू टाउन थाने में दर्ज की गई मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली लाश की हुलिया काफी हद तक मिलता हुआ पाया गया। अब इधर इस केस के अच्छे से जांच पड़ताल और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 30 जुलाई 2019 को बेंगलोर एयरपोर्ट पर जो लाश मिली थी वो लाश और किसी की नहीं बल्कि पूजा सिंह डे की ही हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट केप टाउन थाने में दर्ज किया गया था। मगर अब पुलिस पूरी तरह से तय करना चाहती थी कि लाश वास्तव में पूजा सिंह की है या नहीं। इसीलिए पुलिस 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फ़ोन करती है। इधर खबर पाकर पूजा का भाई उसी दिन बिना घर में बताए हुए वो फ्लाइट पकड़कर बेंगलोर चला जाता है। वहां पुलिस जब पूजा के भाई को शव के पास बरामद सभी दूसरी चीज़ें तथा तस्वीरें दिखाती है, हाँ भले ही चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर पुलिस द्वारा दिखाई गई सभी चीज़ें देखकर पूजा का भाई भी यह कॉन्फर्म कर देता है कि वह मृत महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही है। इसके बाद पूजा का भाई बिना देर किए इसकी खबर अपने परिवार वालों को और अपने जीजा सुदीप को देता है। इधर पूजा का पति और पूजा के घर वाले जैसे ही इस घटना को सुनते हैं वे उसी दिन फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु आ जाते हैं। पूजा का पति भी पूजा की आइडेंटिटी को कन्फर्म करता है। अब इधर इस केस के जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। पूजा के गायब होने के तुरंत बाद ही पूजा का पति सुदीप पूजा की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया तो जरूर था, बाकायदा उसने रिपोर्ट में यह भी बताया था कि पूजा काम से बेंगलोर गई थी मगर वह वापस लौटकर नहीं आई है। इसीलिए अफसोस कि जहां कोलकाता पुलिस को बेंगलुरु पुलिस को इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी देना चाहिए था। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उस फाइल को कमरे के किसी अलमारी में रखकर सोती रही और इसी लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं पूजा सिंह को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। वो तो बेंगलोर पुलिस थी जिसने पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ इस केस को हैंडल किया और लाश के शिनाख्त और जांच पड़ताल के बाद पूजा सिंह के परिवार वालों तक पहुंच पाए। खैर, पुलिस ने तो इस बात का पता लगा लिया कि यह लाश पूजा सिंह की है, लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर पूजा का इतना बेरहमी से कत्ल किसने किया और क्यों किया। बेंगलोर पुलिस जब पूजा के पति सुदीप के मोबाइल पर उस सुबह की लास्ट मैसेज को ट्रेस करती है तो पुलिस को पता चला कि पूजा बेंगलोर में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। बस क्या था, पुलिस उस ओला कैब को ट्रेस करना शुरू करती है। इसके बाद पता चलता है कि पूजा द्वारा जिस ओला कैब को बुक किया गया था उसके बाद उस ओला कैब को किसी ने दोबारा बुक नहीं किया है, मतलब उसके बाद उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी। अब इससे पुलिस का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा जब पुलिस उस ओला कैब का डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को पता चला कि उस कार के ड्राइवर का नाम एच.एम. नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल की थी। पुलिस अब मोबाइल फ़ोन के जरिए नागेश को ट्रेस करती है। इस ट्रेसिंग के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है।
दरअसल जब सुदीप के पास आखिरी बार पैसों की डिमांड वाले मैसेज आए थे, उस वक्त पूजा और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही जगह पर बता रहा था। अब जैसे ही यह जानकारी पुलिस के पास पहुंची, बेंगलोर पुलिस कुछ ही घंटों में ओला ड्राइवर नागेश को धर दबोचती है। इधर जब नागेश से पुलिस इस मर्डर के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो वह साफ इनकार कर देता है कि इस मर्डर में उसका हाथ है, और पुलिस के सामने वह पूरी कोशिश करता है कि वह अपने आप को निर्दोष साबित कर दे। मगर पुलिस जैसे ही अपना हथकंडा अपनाती है और अपने तरीके से पूछती है, वह जल्द ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। यही नहीं, उसने पूजा का मर्डर क्यों किया, कैसे किया, पूरी कहानी सुना देता है। नागेश के इस कत्ल की कहानी ने पुलिस तक को हिला कर रख दिया था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश के कार को बेंगलुरु फ्रीजेंट रोड से सहारा बेवेरियन होटल के लिए बुक किया था। इस सफ़र के दौरान पूजा नागेश से कुछ बात करती है। नागेश की बातों और उसकी गरीबी की कहानी सुनकर पूजा इमोशनल हो जाती है, और कहीं न कहीं उसे विश्वास था कि नागेश का विचार और उसका व्यवहार अच्छा है। उसके बाद पूजा जैसे ही होटल पहुंचती है, पूजा नागेश से कहती है कि हो सके तो तुम अगले सुबह मुझे पिक करने के लिए वापस होटल तक आ जाना, क्योंकि सुबह के 5 बजे मेरी कोलकाता के लिए फ़्लाइट है। हो सकता है कि इतनी सुबह मुझे कोई गाड़ी ना मिले, इसीलिए तुम सुबह के 4 बजे वापस होटल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। खैर, इधर 1200 रुपये में बात तय होने के बाद नागेश भी मान गया और वह वहाँ से पूजा को छोड़कर चला जाता है। मगर उस दिन नागेश जैसे ही घर जाता है, अपने घर की स्थिति और गरीबी से बाहर आने के चक्कर में वो पूरी रात यही सोचता रहा कि वह क्या करे कि अमीर बन जाए। और तभी उसके खाली दिमाग में पूजा को लूटने के लिए एक शैतानी सोच पनपती है। दरअसल नागेश यह समझता था कि पूजा के पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे गहने हैं, और वह इसी लालच में तय करता है कि वह पूजा से सारे पैसे और सारे गहनों को लूट कर रहेगा। खैर, वह दुकान से एक चाकू खरीदता है और उसे अपने कार के सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक रॉड भी अपने पास रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक नागेश अपने कार को लेकर सुबह के 4 बजे से पहले ही वो पूजा को लेने के लिए होटल तक चला आता है। इधर पूजा भी तैयार होकर होटल के बाहर ही खड़ी थी। पूजा कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ जाती है। मगर उस दिन जैसे ही पूजा कार में बैठती है, ज़्यादा थकान और नींद पूरा ना होने के कारण वो कार में बैठे बैठे ही सो जाती है। अब इधर जैसे ही नागेश को यह लगता है कि पूजा पूरी तरह से सो चुकी है, वह एयरपोर्ट के रास्ते को छोड़कर सुनसान रास्ते की ओर अपनी कार को मोड़ लेता है। और कहीं न कहीं इसी वजह से नागेश भी बुरी तरह से निश्चिंत हो चुका था, और वहाँ से वह कार को आराम से चलाता हुआ रिहायशी इलाके से काफ़ी दूर भी आ चुका था। उसके बाद एक सुनसान इलाके में नागेश कार को रोककर पूजा को उठाता है और वह उससे सारे पैसे और गहने मांगने लगता है। इस पर पूजा उसका विरोध जैसे ही करती है और चिल्लाना शुरू करती है। नागेश उसी समय कार से जैक रॉड निकालता है और उसी समय पूजा के सिर पर दे मारता है। उसके रॉड के चोट से पूजा वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होने के बाद नागेश पूजा को फिर से उसी कार में डालता है और वहां से वह लेकर कदायरा पन्ना हली नामक जगह पर चला जाता है। यहां आकर वह एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार को खड़ा करता है। इधर कार के रुकते ही पूजा फिर से होश में आ जाती है और वह कार के गेट को खोलकर किसी तरह लड़खड़ाते हुए भागने की कोशिश करती है। मगर इधर नागेश की नज़र जैसे ही पूजा पर पड़ती है, अपने पास रखे उस चाकू से वह उसी समय पूजा पर कई दफ़ा हमला करता जाता है। चाकू के इस लगातार वार से पूजा पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। वह दर्द से तड़पती हुई कई बार अपनी सहायता के लिए चिल्लाती रही, मगर अफसोस की सुबह होने की वजह से उसकी दर्द भरी चीख भी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि पूजा के शरीर पर 22 बार हमले किए गए थे। खैर, इधर जब नागेश यह देखता है कि उसके कई बार हमले के बाद भी पूजा सांसें ले रही है, वह दरिंदा गुस्से में पास ही में रखे एक बड़ा पत्थर उठाता है और पूजा के छाती पर दे मारता है। पत्थर के इस हमले से आखिरी बार पूजा जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में टूट जाती है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कर देती है। यानी अब पूजा मर चुकी थी। इधर पूजा को मारने के बाद अब नागेश को डर सताने लगा था कि कहीं पूजा की पहचान ना हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसीलिए वह उसी पत्थर को दोबारा उठाकर पूजा के चेहरे पर कई दफ़ा मारता है ताकि पूजा की पहचान ना हो सके। वो तब तक पत्थर मारता रहा जब तक पूरा चेहरा बिगड़ नहीं गया। पूजा को मारने के बाद वह एयरपोर्ट से सटे उस खेत में पूजा की लाश को फेंक देता है, जिसे सुबह के वक्त वहाँ के कुछ लोग देखते हैं। नागेश को यह विश्वास था कि ऐसा करने पर उसे पूजा के पास से लाखों रुपए कई गहने मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स से उसे 500 रुपये और 2 क्रेडिट कार्ड मिले थे। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन भी थे। एक मोबाइल फ़ोन एप्पल का था, जबकि दूसरा मोबाइल फ़ोन वीवो का था। वह पास ही के मोबाइल दुकान पर जाकर किसी तरह वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, जबकि एप्पल के उस मोबाइल फ़ोन को वह किसी को सस्ते दामों में बेच देता है।
उसके बाद वह पूजा के वॉलेट से कुछ 1000 रुपये निकाल कर वह वीवो के मोबाइल से पूजा के पति सुदीप के मोबाइल पर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज कर 5 लाख रुपए का डिमांड करता है। मगर इधर इस मैसेज को देखकर सुदीप पूरी तरह से समझ चुका था कि यह पूजा का मैसेज नहीं हो सकता, क्योंकि पूजा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह अंग्रेजी में इस तरह का मैसेज कभी नहीं कर सकती थी। मोबाइल जरूर किसी दूसरे के हाथ लग चुका है। इसके बाद ही वह पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने कोलकाता पुलिस के पास जाता है। पुलिस के मुताबिक यह सब घटना टल सकता था अगर पूजा लापरवाही या जल्दीबाजी नहीं की होती। दरअसल पूजा ने जब नागेश को सुबह के वक्त आने के लिए कहा था, उस वक्त पूजा ओला ऐप के जरिए नहीं बल्कि डायरेक्ट अपने बात के जरिए ही नागेश को अपने होटल तक बुलाई थी। पूजा यदि ऑनलाइन के माध्यम से यह डील की होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे में कार ड्राइवर का लोकेशन और उसके पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा होती है तथा उस तक मदद भी बहुत जल्द पहुंच सकती थी। मगर अपनी जल्दीबाजी में पूजा ने ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर दिया और शायद पूजा की यही सबसे बड़ी गलती थी, जिससे इस डील की कीमत पूजा को अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी और अपने जान को गंवाकर चुकानी पड़ी। इसीलिए आप कभी भी ओला कैब से अपनी यात्रा कर रहे हो, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन डील ही करें, वरना कहीं आपकी किस्मत कहीं ख़राब हुई तो आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। अब नागेश की बात करें तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा उस पर पूजा की हत्या करने, सबूत मिटाने और लूटपाट करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। इधर 2021 में पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी। फिलहाल सलाखों में कैद नागेश अपने सजा के इंतजार में है, इसलिए आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। तो आज की हमारी यह कहानी यही थी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।